हेलो बच्चों, नमस्ते। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करंट अफेयर। ये 10 क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इनको याद करना है, लिखना है। इनकी नोटबुक आप तैयार करते रहो हाथों हाथ। और अगर इसमें आपको कोई भी गलती कुछ भी दिखाई दे रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में सर्रा जाफरानी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है लेबनान, दूसरा है ट्यूनीशिया, तीसरा है मिस्र और चौथा है ओमान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ट्यूनीशिया। अब बात करते हैं सर्रा जाफरानी की। तो ये सर्रा जाफरानी जो है ये प्रधानमंत्री है ट्यूनीशिया की। सर्रा जाफरानी प्रधानमंत्री है ट्यूनीशिया की। यहाँ पे भी प्रधानमंत्री की नियुक्ति इसी प्रकार होती है जैसे कि हमारे इंडिया में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो इसी प्रकार ट्यूनीशिया में भी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। ट्यूनीशिया जो आता है ये आता है अफ्रीका महाद्वीप में। ट्यूनीशिया अफ्रीका महाद्वीप का देश है। ट्यूनीशिया अफ्रीका महाद्वीप का देश है। अब बात करते हैं कि ये सर्रा जाफरानी अभी हाल ही में प्रधानमंत्री कैसे बनी है। तो यहाँ एक क्रांति हुई थी जो कि विश्व की सबसे बड़ी क्रांति मानी जाती है। उस क्रांति का नाम है जैस्मिन क्रांति। क्या नाम है उस क्रांति का? जैस्मिन क्रांति। इसको चमेली क्रांति भी कहते हैं। जैस्मिन क्रांति को चमेली क्रांति भी कहते हैं। तो इस क्रांति में क्या हुआ था कि वहाँ ट्यूनीशिया में जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होते हैं वो वंशानुगत थे। वंशानुगत होता है कि जैसे कि जो फिलहाल उस टाइम पे प्रधानमंत्री होगा उसके पिताजी भी प्रधानमंत्री रहे होंगे, फिर उसका बेटा, फिर उसके बेटे का बेटा। तो जो वंशानुगत जो यहाँ पे क्रम चल रहा था, इसी चीज को हटाने के लिए ये जैस्मिन क्रांति की गई थी। उस वंशानुगत क्रम को हटाने के लिए जैस्मिन क्रांति की गई थी। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 92 यानी 92 बिलियन डॉलर मूल्य के दुनिया के सबसे बड़े सफेद हाइड्रोजन भंडार की खोज कहाँ हुई है? तो इसका पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा है चीन, तीसरा है रूस, ये है रूस। तीसरा ऑप्शन है इसका रूस, चौथा है जापान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फ्रांस। बात करते हैं इसमें सफेद हाइड्रोजन। पहले बात करते हैं 92 बिलियन डॉलर। तो 92 बिलियन डॉलर, ये 92 बिलियन डॉलर जो है ये मूल्यों की संख्या है। 92 बिलियन डॉलर मूल्य। इसमें जो भंडार मिला है, सफेद हाइड्रोजन का जो भंडार मिला है वो मिला है 46 मिलियन टन। 46 मिलियन टन। इसमें जो सफेद हाइड्रोजन का जो भंडार मिला है वो मिला है 46 मिलियन टन। और ये है 92 यानी 92 बिलियन डॉलर का मूल्य है। अब बात करते हैं सफेद हाइड्रोजन की। तो ये सफेद हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। और जो हाइड्रोजन की जो खोज की थी, हाइड्रोजन की जो खोज की थी वो की थी कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन की जो खोज की थी वो की थी कैवेंडिश ने। ये सफेद हाइड्रोजन जो होता है ये कार्बन उत्सर्जन रहित होता है और ये हमारे पर्यावरण में बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं करता है और इससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न होती है। और अन्य जो ईंधन है जैसे कि आजकल पेट्रोल, डीजल या कोयला है तो उनसे कार्बन उत्सर्जित होता है, मतलब कार्बन ज्यादा निकलता है। लेकिन अभी जो खोज की गई है सफेद हाइड्रोजन की, इससे कार्बन नहीं निकलता है, ये कार्बन उत्सर्जन रहित होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया फ्रांस। अगला क्वेश्चन है तीसरा, हाल ही में R.K. श्री राम कुमार को संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनका संबंध किससे है?
तो पहला ऑप्शन है सितार, दूसरा है बांसुरी, तीसरा है वायलिन, चौथा है मृदंग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वायलिन। इसमें आर के श्रीनिवास जो है ये संगीत कला निधि पुरस्कार इनको मिला है, श्री आर कुमार को। एक होता है इसमें नृत्य संगीत कला निधि पुरस्कार, एक होता है नृत्य के क्षेत्र में। तो नृत्य के क्षेत्र में जो मिला है वो मिला है उर्मिला सत्यनारायण को। उर्मिला सत्यनारायण। संगीत के क्षेत्र में जो मिला है वो मिला है श्री आर के श्री राम कुमार को, और नृत्य के क्षेत्र में जो मिला है वो मिला है उर्मिला सत्यनारायण को। इसमें अब बात आती है कि 2025 में अभी पद्म विभूषण मिला था, 2025 में। 2025 में अभी पद्म विभूषण मिला था, तो वो भी वायलिन वादक ही थे। जो 2025 में पद्म विभूषण मिला है वो भी वायलिन वादक ही थे। उनका नाम है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व क्षय रोग 2025 कब मनाया गया है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है 21 मार्च, दूसरा है 22 मार्च, तीसरा है 23 मार्च, चौथा है 24 मार्च। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 24 मार्च। बात आती है विश्व क्षय रोग दिवस की। विश्व क्षय रोग दिवस को हम क्यों मनाते हैं? तो विश्व क्षय रोग दिवस को हम इसलिए मनाते हैं, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 24 मार्च 1882 यानी 1882 में हुई थी। और ये जो मनाना शुरू करा था वो एक वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट कोच ने टीबी के क्षय रोग जो होता है, इसको टीबी भी बोलते हैं, टीबी। तो रॉबर्ट कोच ने टीबी के जीवाणु की खोज की थी। टीबी के जीवाणु का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम। तो इसको इसलिए मनाते हैं क्योंकि एक वैज्ञानिक है रॉबर्ट कोच, उन्होंने उस टाइम पे टीबी के जीवाणु की खोज की थी। जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम। इसलिए इसको मनाते हैं। इसमें एक बात आती है कि क्षय रोग जो है, ये टीबी जो है, इसमें इंडिया ने यानी कि अपने भारत ने जो इसको खत्म करने का टारगेट रखा था वो रखा था 2025। लेकिन 2025 तो आ चुका है और टीबी खत्म नहीं हुआ है। तो भारत ने जो टारगेट रखा था वो रखा था 2025, और पूरे वर्ल्ड ने जो टारगेट रखा है वो रखा है 2030। हाँ तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस राज्य के मलमपुजा बांध के पास 110 से ज्यादा मेगालिथिक संरचनाओं की खोज हुई है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा तेलंगाना, चौथा आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा केरल। अब बात करते हैं मलमपुरा बांध। तो ये मलमपुरा जो बांध है वो केरल के पल्लकम जिले में स्थित है। केरल के पल्लकम जिले में ये मलमपुजा बांध जो स्थित है वो केरल के पल्लकम जिले में स्थित है। अब बात करते हैं मेगालिथिक। ये मेगालिथिक क्या चीज है? पहली बात तो ये सुनो, ये मेगालिथिक जो है ये लोहा युग की है। ये जो संरचना है ये है लोहा युग। ये लोहा युग की संरचना, और ये दो चीजों से मिलकर बनी होती है। दो चीजें में नंबर 1 है ग्रेनाइट, पहली जो चीज है ग्रेनाइट, और दूसरी है बोल्डर। अब बात आती है कि ये बोल्डर क्या होता है। तो बोल्डर ये होता है जो नदियां बहती हैं, मतलब कहने का मतलब यह है कि नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनको कहते हैं बोल्डर। बोल्डर कहते हैं नदियों द्वारा बहाकर लाए गए बड़े बड़े पत्थर।
हमारे नदियों द्वारा बहाकर लाए गए बड़े बड़े पत्थर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने वाले पोटी श्री रामुलु की 58 फुट की प्रतिमा कहाँ स्थापित होगी? तो इसका जो पहला ऑप्शन है चेन्नई, दूसरा विशाखापट्टनम, तीसरा अमरावती और चौथा हैदराबाद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अमरावती। अब बात करते हैं पोटी श्री रामुलु की। तो ये अमरावती जो राजधानी है ये है आंध्र प्रदेश की। बात क्या थी, ये आंध्र प्रदेश पोटी श्री रामुलु जी ने एक धरना या कह सकते हैं क्रांति की थी कि भाषा के आधार पर भी राज्य बनने चाहिए। तो इन्होंने आंध्र प्रदेश को सबसे पहला भाषा के आधार पर 1953 यानी 1953 में ये पहला राज्य बनाया। फिर ये राज्य इसके बाद पोटी श्री रामुलु जी ने भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए 58 दिन के ये अनशन पर बैठ गए थे। अनशन होता है कि खाना पीना सब छोड़ के ये बैठ गए थे कि भाषा के आधार पर राज्य बनाओ, भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग की थी इन्होंने। तो ये 58 दिन के अनशन पर बैठ गए थे, इसी दौरान इनकी मौत हो गई थी। तो जो अमरावती यानी आंध्र प्रदेश के जो लोग थे उनमें वो भड़क गए, इनकी मौत के बाद में वो भड़क गए। फिर उन्होंने इन भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने की और ज्यादा मांग की। तब हमारी सरकार ने इसके बाद में 1953 यानी 1953 के बाद में एक आयोग बनाया जिसका नाम था फजल अली आयोग। क्या नाम था? फजल अली आयोग। फजल अली आयोग में क्या हुआ था, इसमें 7वां संविधान संशोधन हुआ था। 1956 यानी 1956 में। तो उसमें हमारे जिसमें क्या हुआ था, 14 तो हमारे राज्य बने थे और 6 यूटी बने थे। यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश। उस टाइम पे आंध्र प्रदेश के बनने के बाद में जब पोटू श्री रामुलु जी की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद में सरकार ने एक आयोग शुरू किया, फजल अली आयोग। उसमें सरकार ने 14 राज्य बनाए, 6 यूटी बनाए। अब जो वर्तमान में राज्य हैं वो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं यानी कि यूटी। अगला क्वेश्चन है 7वां, हाल ही में ईरान ने किसे अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की योजना बनाई है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है तेहरान, दूसरा मकरान, तीसरा बीजिंग और चौथा लेबनान। तो इसका जो सही आंसर है वो है मकरान। तेहरान जो है ये वर्तमान राजधानी है ईरान की। क्या है ये? वर्तमान राजधानी। तो इसमें जो वर्तमान राजधानी है ईरान की वो है तेहरान और भविष्य में जो बनाने की मांग की गई है वो है मकरान। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 8वां, हाल ही में SRFI इंडियन टूर 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है अनहत सिंह, दूसरा आकांक्षा सालुंके, तीसरा जोशना चिनप्पा और चौथा है दीपिका पल्लिकल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनहत सिंह। बात आती है इसमें महिला एकल खिताब। तो महिला एकल खिताब में तो जीता है अनहत सिंह ने। एक आता है पुरुष एकल खिताब, पुरुष एकल खिताब आता है इसमें पुरुष एकल खिताब। तो पुरुष एकल खिताब में जो जीता है वो जीता है वीर चोटानी। ठीक है बच्चों, तो ये जो है SRFI इसका जो संबंध है वो खेलों से संबंध है, खेल से संबंध है। और कौन से खेल से संबंध है? इसका संबंध है स्कफ्स। इसका जो संबंध है स्कफ्स खेल से संबंध है।
और इसका जो अब की बार आयोजन किया था, महिला एकल खिताब का जो आयोजन हुआ था अब की बार, इसका जो होस्ट था वो था चेन्नई। क्या था? चेन्नई। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली या पुदुचेरी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नई दिल्ली। अब बात करते हैं पर्पल फेस्ट 2025। पर्पल फेस्ट 2025 इसका जो आयोजन हुआ है, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में है, लेकिन हुआ कहाँ है? तो हुआ है राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन। एक बात बताओ बच्चों, जो ये राष्ट्रपति भवन जो है ये पुराना नाम है, वर्तमान में राष्ट्रपति भवन का क्या नाम है? तो वर्तमान में जो इसका नाम है, यानी कि नया नाम जो है इसका, नया नाम वो है अमृत उद्यान। क्या है? अमृत उद्यान। राष्ट्रपति भवन का जो नया नाम है वो है अमृत उद्यान। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है 10वां। हाल ही में अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है हजारों ख्वाहिशें ऐसी, दूसरा कंचन, तीसरा तमस, चौथा है कुमार जीव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हजारों ख्वाहिशें ऐसी। ये जो है साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, इसकी जो इनामी राशि होती है, इनामी राशि वो होती है 50,000। इसमें ही ये तो है साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, एक होता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो होते हैं इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है 1954 यानी 1954 में, और ये अभी हाल ही में 2 भाषाओं में मिला है। एक है हिंदी भाषा और दूसरी है अंग्रेजी भाषा। तो ये हिंदी भाषा में जो मिला है वो मिला है गगन गिल को। किसको मिला है? हिंदी भाषा में गगन गिल। ये साहित्य अकादमी जो पुरस्कार होते हैं ये अनुवाद पुरस्कार से अलग होते हैं, और हिंदी में जो मिला है वो गगन गिल को मिला है, और इंग्लिश में जो मिला है वो मिला है स्ट्रीन कीर। तो बच्चों आज के थे हमारे ये 10 क्वेश्चन, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चनों में से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हर एक एग्जाम में। तो आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, लाइक करो वीडियोस को, और एक दूसरे को शेयर करो। और अगर जो इसमें आपको कहीं कोई कुछ कमी दिखाई दे रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।